आगे चलें तो खान पान उनका, कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं उनके खान पान में भागवत जी कहते हैं दूध सबसे आवश्यक। दूध, बिना दूध के बच्चों का जीवन नहीं, दूध तो उनके लिए सबसे आवश्यक। दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है वो है मक्खन। मक्खन, लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं, लोनी। और फिर तीसरी चीज है घी, उसके बाद तेल, और उसके बाद जो भी आप साधारण चीजें खा रहे हैं। गुड़ बच्चों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीजें मदद कर रही हैं, घी है देशी गाय का, दूध है, दही है, मट्ठा है, मक्खन है, गुड़ है, ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीजें। तो ये बच्चों के भोजन में नियमित। अब गुड़ जो है ना कई फॉर्म में खा सकते हैं बच्चे, सीधे गुड़ खा सकते हैं, गुड़ की पट्टी खा सकते हैं, चिक्की जिसको आप कहते हैं, तिल में हो तो बहुत अच्छा, मूंगफली में है तो भी चलेगा, नहीं तो चने में खा सकते हैं। तो बच्चों के डेली डाइट में ये चीजें रहनी चाहिए, गुड़ रहना चाहिए, तिल रहना चाहिए, मूंगफली रहनी चाहिए। ये सब चीजें जिनको आप महसूस करते हैं ना भारी हैं, ये कफ को संतुलित रखने में मदद करती है। तो भारी चीजें बच्चों को नियमित रूप से दीजिए। एक ही चीज का निषेध है, एक ही चीज का निषेध बताया भागवत जी ने, पतला आटा। अब पतला आटा उन्होंने कहा है, पतला आटा माने बारीक आटा। इसको मैं थोड़ा आज के हिसाब से कहूं, क्योंकि आज वो चीज है भागवत के जमाने में नहीं थी। मैदा, मैदा ही निषिद्ध है बच्चों को, बस मैदे की चीज नहीं। अब मैदे की चीज नहीं क्यों? क्योंकि ये कफ को बिगाड़ने वाली चीज है मैदा। बाकी चीजें कफ को संतुलित रखती हैं, मैदे की चीजें कफ को बिगाड़ेंगी। तो बच्चों को मैदे की मठरी मत दें। अब आप बोलेंगे जी मठरी मांगे तो आटे की बना के दें, मैदे की ना दें। अब मैदे का बना हुआ समोसा ना दें, तो समोसा मांगेंगे तो आटे का समोसा दें। मैदे की कचौरी ना दें, कचौरी मांगेंगे तो आटे की दें। मैदा छोड़कर बाकी चीजों के बारे में भागवत जी कहते हैं कि बच्चे आसानी से प्रभाव कफ में उसको भी पाचन कर सकते हैं। अब मालिश हो गई, भोजन हुआ, फिर नहाने के लिए कहा है, तो मालिश पहले, स्नान बाद में। हमेशा स्नान के बाद मालिश करने को मना किया है, स्नान बाद में, मालिश पहले। तो अच्छे से मालिश करिए। आप बोलेंगे जी कितनी देर मालिश करें? तो इसके लिए बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। बच्चों की मालिश करते समय जब उनकी बगल में पसीना आ जाए तो मालिश रोक दें। घड़ी के हिसाब से नहीं बताया उन्होंने कि 10 घंटे करें कि 20 घंटे, 40 मिनट, या समय उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि हर बच्चे के लिए वो अलग होगा। तो उन्होंने इतनी सुंदर ऑब्जर्वेशन दिया कि जब आप मालिश कर रहे हैं, बच्चे की बगल में पसीना आ गया तो मालिश बंद करें, बगल में पसीना आते। और वो ये कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको बगल का पसीना जल्दी ना आए, तो हो सकता है उनके माथे पे पसीना आ जाए, तो मालिश रोक दें। ठीक है? तो मालिश के बाद स्नान। स्नान के लिए भागवत जी कहते हैं कि जो भी चीजें कफ को कम करती हैं वही चीजें स्नान में उपयोग करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आधुनिक बात, भागवत जी ने तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि कफ को कम करें वही चीजें स्नान में उपयोग करें। तो कफ को कम करने वाली सबसे बेहतरीन चीज आपके घर में है चने का आटा। दूसरी बेहतरीन चीज है ये जो हमारे देश में संभव है, पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं, चंदन की लकड़ी का पाउडर। भागवत जी ने कहा है कि ये बहुत कफ को कंट्रोल रखता है। तो चंदन की लकड़ी का पाउडर माने चंदन पाउडर, चने का आटा, और मोटा आटा कोई भी, गेहूं का हो, चने का हो, दाल का हो, मोटा आटा। फिर कहते हैं मसूर की दाल का आटा, फिर वो कहते हैं मूंग की दाल का आटा। ये सब कफ को कम करने वाली चीजें। तो कहते हैं बच्चों का स्नान इन्हीं से कराएं ताकि कफ कम रहे। मतलब सी बात है, साबुन ना लगाएं, क्योंकि ये जो साबुन है ना ये केमिकल है। केमिकल माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड माने कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा तो कफ को भड़काने वाली चीज है। इसलिए बच्चों को साबुन गलती से भी ना लगाएं। उनको चने के आटे से नहलाएं, मुल्तानी मिट्टी से नहलाएं, चंदन पाउडर से नहलाएं, क्योंकि कफ को कम करने वाली ये सब चीजें हैं। इन चीजों से ही स्नान कराएं। उपटन बना के रखें घर में, उपटन से स्नान कराएं बच्चों को, साबुन गलती से भी नहीं। और साबुन जो गलती से आप लगा रहे हैं और आंख में गया तो सर्वनाश कर सकता है आंख का, क्योंकि आंख कफ के प्रभाव में है और साबुन बहुत तीखा होता है, वो पित्त और वात के प्रभाव की चीजें हैं। तो दुश्मन मिल गए दो एक साथ, साबुन और आंखों का जल, तो तकलीफ करेगा। वैसे भी बच्चे बहुत रोते हैं साबुन आंख में लगे। तो आजकल टीवी में एक विज्ञापन आने लगा है, बिना आंसू निकालने वाला साबुन दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं आपको। कोई भी साबुन आंसू ना निकाले ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि साबुन है ही पित्त और वात का, और आंखें हैं कफ की। लगेगा तो आंखों से आंसू निकलेंगे ही। हां, एक ही समय में हो सकता है कि साबुन में कास्टिक सोडा सबसे कम हो, ग्लिसरीन और तेल सबसे ज्यादा हो। तो ग्लिसरीन और तेल अगर सबसे ज्यादा है तो उपटन में ही तेल मिला के नहला देना। साबुन क्यों खरीद के ला रहे हैं? 35 रुपए का आता है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप, 350 रुपए किलो। 35 रुपए का 100 ग्राम, 350 रुपए किलो। काजू से महंगा है।
काजू 200 रुपए किलो, साबुन 350 रुपए किलो। बादाम से महंगा है, बादाम 300 रुपए किलो, साबुन 350 रुपए किलो। और नहा के जाएगा कहां? पानी में ही जाएगा ना। 350 रुपए किलो की चीज पानी में बाहर है। उससे अच्छा काजू खिला दें उनको, बादाम खिला दें। तो नहाने के लिए उबटन जो बहुत सस्ता पड़ता है, और क्वालिटी उसकी कैसे चेक करें कि कफ को नाश करता है, कफ को शमित रखता है, कफ को शांत रखता है, इसलिए उबटन का स्नान बच्चों को जरूरी है। आगे बढ़ें। बच्चों का स्नान होने के बाद उनके खान पान का मैंने बता दिया। ऐसी चीजें उनको नियमित खिलानी है जो कफ को कम करती है। मैंने 3-4 चीजों के नाम लिए। दूध है, दही है, मट्ठा है, हर मोटा अनाज माने बाजरी है, जवारी है, ये सब कफ को शांत रखने वाली चीजें हैं। गाय का घी है ना, मक्खन और घी। मक्खन ज्यादा अच्छा है बच्चों को बनिस्बत घी के, क्योंकि मक्खन कफ को शांत रखने में मदद करता है। तो मक्खन ज्यादा से ज्यादा उनके भोजन में रहे, और बाकी सब चीजें दाल चावल जो भी आप खाते हैं अच्छा। फिर उसके बाद शाम के समय है 3-4 बजे के आसपास क्या होता है, उनका पित्त थोड़ा बढ़ेगा। 12 से 4 के बीच में पित्त बढ़ता है। 12 बजे तक कफ के असर में है, 12 से 4 के बीच में पित्त बढ़ेगा। तो उस समय ऐसी चीजें खिलाएं जो घी की बनी हुई है, घी की बनी हुई चीज। और रात को ये बच्चे थोड़ा वात के असर में आते हैं। कफ तो सबसे ज्यादा है, लेकिन रात को वात के, तो वात को कम करने वाली चीजें रात को उनको दें। और वो मैं पहले दिन भी काफी बता चुका हूं। तो ये हो गया बच्चों की दिनचर्या। 7 बजे सोने के लिए का माहौल बनाने के लिए तैयारी करें। 7 बजे तक माहौल बने सोने का, तो 8 बजे सोएंगे। और माहौल बनाने में सबसे बड़ी मदद करेगा टीवी का स्विच ऑफ। मेरी तो आपको विनती है कि घर के छोटे बच्चे हैं ना, तब तक केबल कनेक्शन ना लें। छोटे बच्चे जब थोड़े समझदार हो गए हैं तो चलो चलेगा, क्योंकि समझदार होने से मतलब उनको मालूम होना चाहिए कि कहां स्विच ऑफ करना है, तो उस समय थोड़ा चल जाएगा। लेकिन बच्चे जब तक छोटे हैं, साल भर के, 1.5 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, तब तक तो केबल कनेक्शन ऑफ रखें, या केबल कनेक्शन है तो टीवी ऑफ रखें, चले नहीं उनके सामने। नहीं तो वो चालू हो जाएंगे, पोगो देखेंगे, पोगो। हां, कार्टून फिल्म देखेंगे। क्यों देखेंगे? जान लीजिए, कफ के असर में जो बच्चा होता है, इसको समझाना चाहता हूं मैं। कफ के असर में जब बच्चा होता है तो उसकी कल्पनाशीलता सबसे ऊंची होगी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, ये कफ है जो सब में रहे तो व्यक्ति को बहुत कल्पनाशील बनाएगा। इतना कल्पनाशील और वैज्ञानिक बनाएगा, सोच नहीं सकते। बिगड़ेगा तो सबसे बड़ा अपराधी भी बनाएगा उसको। तो बच्चों की कल्पनाशीलता बहुत होती है, क्योंकि वो कफ के असर में है। इसलिए हर ऐसी चीज जो उन्हें सोचने में मदद करती है, उनको अच्छी लगती है। आपने एक कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुनते हैं ना बड़े मजे से। क्यों सुनते हैं? वो उनकी कल्पनाशीलता में मदद करती है कहानी। आपने कहा एक राजा था, अब इतना कहते ही उनका चालू हो गया दिमाग। आप आगे का वाक्य बोलेंगे, उसके पहले वो कल्पना कर लेंगे राजा कैसा है, सिंहासन पर बैठा है कि जमीन पर बैठा है, बगल में रानी है कि नहीं है, सामने वजीर है कि नहीं है, मंत्री है कि। ये तो आपके बोलने से पहले उनके दिमाग में घूम गई पूरी फिल्म। एक राजा था, फिर कहेंगे आगे बताओ, तो आप कहेंगे एक रानी थी। अब रानी के बारे में सब बातें उनके दिमाग में आ गई। फिर आप कहेंगे क्या हुआ, तो दोनों मर गए, खत्म कहानी। अब आप कहेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग बच्चों को टालने के लिए कहते हैं, एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस समय कल्पना उनकी चलना शुरू हुई, आपने कहानी खत्म कर दी। अब आप टालना चाहते हैं उनको, और वो कल्पना करना चाहते हैं उस समय। तो आप कहानी को जितना लंबा खींचें उतना अच्छा। मेरा कहना यह है आपको, कहानी को लंबा खींचते जाएं, भले एकता कपूर के सीरियल की तरह से खींचें उसको। इतनी इलास्टिसिटी है एकता कपूर के सीरियल में कि सालों साल हो गए, खत्म ही नहीं होते। सास भी मर गई, बहू भी मर गई, एक जनरेशन चली गई, दूसरी आ गई, सीरियल खत्म। ये बच्चों को चाहिए, आप उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाने में मदद करें। माने कहानी जो वो सुन रहे हैं उसको छोटी ना करें, सुनते सुनते सो जाएं तो बहुत अच्छा। और मेरी आपको विनती है कि चुन चुनकर कहानियां सुनाएं उनको। अब आज के जमाने में कैसे बच्चे आपको चाहिए, जैसे चाहिए वैसी कहानी सुनाइए। भगवान महावीर जैसे बच्चे चाहिए तो सुनाइए उनकी कहानी, रोज सुनाइए, सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे, लेकिन कल्पनाशीलता के साथ। आप अगर उनको चाहते हैं कि राणा प्रताप जैसे हों तो सुनाइए उनकी कहानी, लक्ष्मीबाई जैसे हों तो सुनाइए उनकी कहानी। क्योंकि बच्चों की कल्पनाशीलता आपसे ज्यादा बड़ी है, ये जान लीजिए। ये अलग बात है कि उनके पास शब्दों का भंडार कम है, शब्दकोश कम है, लेकिन सोचने में वो आपसे आगे हैं। तो शब्द आप दे दीजिए, कल्पनाशीलता उनके पास है, बैठकर वो अपना चित्र बना ही लेंगे। और जिन बच्चों को जितनी लंबी कहानियां आप सुनाएंगे वो उतने ही क्रिएटिव होने वाले, उतने ही क्रिएटिव होंगे। अच्छा वैज्ञानिक बनाना है बच्चों को तो कल्पनाशीलता ऊंची चाहिए। तो अच्छे वैज्ञानिक बनाना है अगर किसी भी बच्चे को, तो कल्पनाशीलता ऊंची, तो कहानी उतनी लंबी। अच्छा मैथमेटिशियन बनाना है, कल्पना शक्ति अच्छी चाहिए, तो कहानी लंबी। माने लंबी कहानियां सुनाने की आप अपनी आदत डालें तो बच्चों में आएगी। वो कहानी सुनने में इतने मगन होते हैं, फिर उनको टीवी की जरूरत नहीं है, ना पोगो की जरूरत है, ना कार्टून नेटवर्क की, कुछ जरूरत नहीं। आप अगर सुना रहे हैं उनको कहानी जिसमें उनकी कल्पनाशीलता रम रही है,
तो वो बहुत जरूरी है। और फिर मेरी एक छोटी सी आखिरी बात, क्योंकि दूसरी बात के लिए समय कम पड़ रहा है, कि जब बच्चे आपसे कोई सवाल करें तो जान लीजिए वो अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाना चाहते हैं, तब सवाल कर रहे हैं, तो उनके सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि ये टमाटर का रंग लाल क्यों है, मान लीजिए सवाल पूछा टमाटर का रंग लाल क्यों, अब आपको मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग सच में लाल क्यों है, तो आप उनको कुछ उल्टा सीधा मत कहें, भगवान ने कर दिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। आप उनको ईमानदारी से कहें, देख भाई बेटा या बेटी, मुझे अभी मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, मैं कल पता करके बता दूंगा या परसों पता करके बता दूंगा। बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी कल्पनाशीलता की पूर्ति के लिए पूछ रहे हैं, आप उनको कभी भी गलत जवाब तो दीजिए ही मत। वो कह रहे हैं जी ये चंद्रमा क्यों चमक रहा है सफेद सफेद, और तारे क्यों चमक रहे हैं, और सूरज लाल क्यों दिख रहा है या पीला क्यों दिख रहा है, या ये पत्ते हरे क्यों हैं, ये पीले हो जाते हैं तो ये हरे से पीले कैसे हो गए, ऐसे सवाल वो पूछेंगे। उनके उत्तर पूरी ईमानदारी से दीजिए। तो इसका माने आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप उत्तर दे नहीं सकते। और जो आपने कोशिश की उल्टा सीधा, तो थोड़े दिन में जब उनको सच्चाई पता चलेगी तो आपका आदर वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके गुरुजी ने बता दिया कि ये पत्ता हरा इसलिए था और टमाटर लाल इसलिए हो गया और चंद्रमा इसलिए चमकता है, सूरज इसलिए पीला दिखाई देता है। जैसे ही उनको पता चलेगा तो आपकी इज्जत तो 2 कौड़ी की हो गई उनके सामने। वो आपको कहेंगे जी आपने गलत बताया, मेरी टीचर ऐसा बोलती है। तो आपसे हटकर वो टीचर की तरफ चला गया, और टीचर की तरफ गया तो समझ लो बच्चा आपके हाथ से ही गया। जैसे जैसे उसका आकर्षण टीचर के प्रति बढ़ता जाएगा वो आपके कंट्रोल के बिल्कुल, फिर टीचर जो कहेगी उसको पत्थर की लकीर मानेगा, आप जो कहोगे उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा बच्चों को बड़ा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। तो आप बच्चों के साथ व्यवहार वैसा ही करें जैसा प्रकृति ने उनको स्वभाव दिया है। कफ का स्वभाव माने कल्पनाशीलता वाला स्वभाव, कफ का स्वभाव माने इमेजिनेशन, लिमिटलेस इमेजिनेशन। वो सीमा के पार जाके बात करते हैं। आप देखते हैं ना दुनिया के सारे बच्चे परेशान है हैरी पॉटर पढ़ने के लिए, है ना, और आप और मैं सवाल करते हैं जी हैरी पॉटर में रखा क्या है, कुछ नहीं है, उसमें तिलिस्म है, जादुई तिलिस्म है, वो सच्चा नहीं है, लेकिन उनकी कल्पनाशीलता में उनको बहुत आनंद दे रहा है, इसलिए करोड़ों किताबें बिक रही हैं हैरी पॉटर। आप पसंद करें या ना करें, क्योंकि बच्चे कफ के असर में है, कल्पनाशीलता उस समय सबसे ज्यादा है, तो जादुई बातें, तिलिस्मी बातें, जादूगर की बातें, ये सब उनको अच्छी इसलिए लगती है कि कल्पनाशीलता बढ़ाने में ये सब मदद करती है। ये जासूसी उपन्यास जितने हैं ना बच्चे बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में। बस अंतर है अमेरिका में अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में हिंदी में जरूर पढ़ेंगे। चंदा मामा एक पत्रिका आती है बच्चों की, चंदा मामा या नंदन, चुन चुन के ऐसी कहानियां हैं उसमें जो उनकी कल्पनाशीलता बढ़ाती हैं। तो वो लड़ेंगे आपसे, चंदा मामा चाहिए, नहीं तो ये किताब चाहिए, अमर चित्रकथा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप उनकी कल्पनाशीलता कितनी बढ़ा सकते हैं। 14 साल तक विशेष ध्यान रखें बच्चों का, जब तक वो कफ के असर में। अब इसमें बाद में कुछ बातें आएंगी तो कल मैं जोड़ूंगा। अब मैं आ जाता हूं पित्त में। पित्त के प्रकृति के लोगों की दिनचर्या क्या। पित्त प्रकृति माने 14 साल से ऊपर और 60 साल के नीचे, इनकी दिनचर्या क्या। पित्त प्रकृति के लोगों को कफ का असर कम हो जाता है, पित्त थोड़ा बढ़ता है, वात उनके पास कम ही रहता है या बिल्कुल नहीं रहता। अब पित्त प्रकृति के लोगों को ज्यादा सोना जरूरी नहीं है, उनका पित्त है, कफ तो ऐसे ही शांत है, तो ज्यादा सोना जरूरी नहीं। माने पित्त प्रकृति के लोग अगर 8 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं तो भी चलेगा। न्यूनतम नींद कितनी होनी चाहिए आप कहें पित्त प्रकृति के सब लोगों को, जिनकी उम्र 14-15 साल से लेकर 60 साल है, इनकी कम से कम नींद 8 घंटे की रहे तो अच्छा है। लेकिन इससे भी कम रह सकती है क्या, 7 घंटे हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। 6 घंटे भी हो सकती है, 6 से कम नहीं और 8 से ज्यादा नहीं, ऐसे मान लीजिए। तो पित्त प्रकृति के लोगों को 6 घंटे से कम नहीं सोना, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। अब उसके हिसाब से दिनचर्या तय करिए। तो 8 बजे सो जाएं, मान लो आप भी ऐसे ही माने। भागवत जी कहते हैं सूर्यास्त के 2 घंटे बाद सो जाएं, बच्चे भी बड़े भी। तो 8 बजे आप सो जाएं, तो 8 से 8 4 बज गए ना, 4 बजे उठें। आपके लिए उठना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में पित्त प्रकृति के लोगों का उठना बहुत आवश्यक है। बच्चे ना उठें तो चलेगा, आपको तो उठना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप 4 बजे उठते हैं तो अगला पूरा दिन आपका बहुत बेहतरीन और व्यवस्थित है, और 4 के बाद उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि जो जो करना है आपको वो 4 बजे से लेकर ही शुरू होगा। 4 बजे उठे, आपने पानी पिया, जो मैंने पहले ही बता दिया, ऊषा पान जिसको कहते हैं, फिर शौच आदि के लिए आप गए, 10-15 मिनट मान लीजिए उसमें गया, फिर बाहर आप निकले, दंत धावन शब्द इस्तेमाल किया, दंत धावन करें माने दांत साफ करें। अब दांत साफ कैसे करें? पित्त प्रकृति के लोगों को हमेशा दांत ऐसी चीज से साफ करना जो कषाय हो, स्वाद में तिक्त हो। स्वाद में कषाय समझते हैं, कड़वा, जो स्वाद में कड़वा है और तिक्त है, ऐसी चीजों से आपको दांत साफ करना है, क्योंकि प्रकृति आपकी पित्त की है। तो पित्त को
कम करना, कंट्रोल करके रखना, यह कषाय और तिक्त स्वाद की चीजों से ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप नीम का दातुन करें, जो कषाय भी है, तिक्त भी है। भागवत जी ने कॉलगेट के लिए मना किया है। कॉलगेट था ही नहीं तो लिखा भी नहीं है उन्होंने कहा कि आप नीम का दातुन करें। और नीम से भी अच्छा एक दातुन उन्होंने बताया, मदार। मदार समझते हैं? मदार का एक पेड़ होता है, वो कहते हैं नीम से भी अच्छा है, क्योंकि वो और ज्यादा कषाय है और ज्यादा तिक्त। फिर एक है बबूल, फिर एक है अर्जुन। अर्जुन की छाल आपने पिया ना, अर्जुन की दातुन भी होती है। तो ऐसे 12 वृक्ष उन्होंने बताए हैं, नीम है, मदार है, अर्जुन है, फिर ये जो था ना आम, बबूल है, आम है, अमरूद है, ऐसे 12 वृक्षों का उन्होंने वर्णन किया है कि इनकी दातुन ही करना, इसके आगे 13वें वृक्ष की नहीं। और वो डिटेल लिखा है किताब में, आप ले सकते। जब उन्होंने आगे लिखा है वो मैं अभी बता दूं, वो ये कहते हैं कि जीवन में जो ऋतु है, ऋतु गर्मी है, फिर सर्दी है, फिर बरसात है, 3 तो मुख्य ऋतुएं हैं, फिर इनकी उप ऋतुएं हैं, तो 6 हो जाती हैं, शरद है, शिशिर है, वसंत है। तो मोटा मोटा बता देता हूं, ज्यादा बारीक आपको याद नहीं रहेगा। वो ये कहते हैं कि जब गर्मी का सीजन है, गर्मी माने अप्रैल से शुरू कर लीजिए, उगादी से शुरू कर लीजिए, नहीं तो आप मकर संक्रांति से ही मान लीजिए। तो मकर संक्रांति से लेकर जब तक गर्मी है, माने बारिश नहीं होती, तब तक नीम के दातुन की बात कही उन्होंने। तो इसमें चैत्र भी आएगा, वैशाख भी। अब आप पुरानी चीज जरा देखिए कि हमारे बचपन में हमारी दादी कहती थी कि देख चैत्र का महीना लग गया, नीम के पत्ते खा ले तो अगले 1 साल तक बीमार नहीं पड़ेगा। तो वो समय यही आता है जो भागवत जी का कैलकुलेशन। क्यों? ये जो समय है इसमें पित्त को भड़कने से बचाने में सबसे बड़ी मदद ये करेगा नीम। तो नीम का दातुन, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है। दूसरा सबसे अच्छा बबूल है गर्मियों में। और सर्दियों के दिन में सबसे अच्छा दातुन है अमरूद। अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा, अमरूद के पेड़ का। और अमरूद के जैसा ही एक और पेड़ होता है, जामुन का भी दातुन करने का नियम बताया है, लेकिन पता नहीं आप तोड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन अमरूद का आसानी से मिल जाएगा। और फिर ज्यादा बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं, तो आम का भी कर सकते हैं, अर्जुन का भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीम का ही दातुन करें तो कर सकते हैं। 3 महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने कर लेना। वो थोड़े दिन छोड़ने का नियम ध्यान रखना। तो फिर आप बोल रहे हैं थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें? उस दिन दंत मंजन कर लेना। दंत मंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां का तेल, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां जो उपलब्ध लवण माने नमक, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां की उपलब्ध हल्दी, ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बना के दांत पे घिस सकते हैं। ये बहुत अच्छा दंतमंजन उन्होंने माना। दूसरा दंतमंजन उन्होंने बताया है गाय के गोबर को सुखाकर जलाएं, उसकी जो राखी है उसमें थोड़ा कपूर मिला दें, थोड़ा सेंधा नमक मिला दें, बहुत अच्छा दंतमंजन। तीसरा वो कहते हैं कि जो त्रिफला चूर्ण, मैंने बार बार आपको बोला त्रिफला चूर्ण है, तो इसको बारीक पीसें। दंतमंजन के लिए बारीक पीसना और खाने के लिए मोटा पीसना। तो बारीक त्रिफला चूर्ण, थोड़ा सेंधा नमक, बस मिला के दांत पे घिसें, तो ये दंतमंजन। ऐसे 8-10 तरह के दंतमंजन है, 12 किस्म की दातुन है। तो आप ये जरूर करें, माने टूथपेस्ट बंद करें।